नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं, दाव पेच शुरू हो गए हैं और राजनीतिक बार पलटवार भी अब जल्द शुरू होने वाले हैं। ऐसे में बात करें अगर विपक्ष की, जो समय विपक्ष में है आरएलडी, एसपी जैसी पार्टियां, आज हम रूबरू होंगे आरएलडी नेता योगेश नौहवार से। जानेंगे कि अगर मथुरा नगर निकाय चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहती है, उनकी पार्टी की क्या भूमिका रहती है, क्या कोई गठबंधन होगा या किस प्रकार की रणनीति रहती है। सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं। जी, निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, पार्टी की क्या सक्रियता है और किन मुद्दों पर पार्टी इस समय चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, पिछला चुनाव भी राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और प्रसपा, चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी ने हमने पिछला चुनाव लड़ा और बहुत ज़ोरदारी से लड़ा। वही गठबंधन हमारा आगे भी रहेगा और उस गठबंधन में हमारे जो प्रत्याशी आ रहे हैं, जिन जिन लोगों के आवेदन आए हैं, उनमें से छटनी करके मेयर के लिए हम कम से कम 3 आदमियों के नाम ऊपर भेजेंगे, जो आला कमान हमारे तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा। 70 हमारे यहाँ सभासद हैं, उनके 4-4, 5-5 लोगों के आवेदन आए हैं। उनमें से भी हम कम से कम 2 या 3 लोगों के नाम ऊपर भेजेंगे, आला कमान तय करेंगे और इस चुनाव को हमारा गठबंधन बहुत ज़ोरदारी से लड़ेगा। गठबंधन में आप किस किस पार्टी से गठबंधन किया जा रहा है आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और प्रसपा वो तो आ ही गए हैं, समाजवादी में ही शामिल हैं, और असपा की गठबंधन हमारे साथ है, जो चंद्रशेखर रावण है। तीनों पार्टियां मिलकर के हम यहाँ प्रत्याशी लड़ाएंगे। जी, देखा जा रहा है लगातार आरएलडी का पतन हो रहा है। चुनाव आयोग का पिछला फैसला देखें, हम चाहे चुनाव देख लें, समीकरण देख लें, तो ऐसे में आपको क्या लगती है पार्टी कितनी जोर आजमाइश से, कितनी नई एनर्जी से लड़ने जा रही है? देखिए, आरएलडी का पतन नहीं हो रहा है, आरएलडी का ग्राफ बढ़ रहा है। आरएलडी का एक समय ऐसा भी था कि जब सिर्फ 1 विधायक था, आज हमारे पास 9 विधायक हैं। पिछला चुनाव खतौली का सत्ता के खिलाफ जोरदारी से हम जीते हैं हम, और हमारा ग्राफ दिन पर दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं, हमारे सिंबल को इस टाइम पे छीनने की कोशिश की है चुनाव आयोग द्वारा। ये सही समय नहीं है। कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए काम इन्होंने किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राज्य चुनाव आयोग है, उन्होंने हमारे सिंबल को बरकरार रखा है। हमारा कार्यकर्ता, हमारा प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे, हैंडपंप पर ही चुनाव लड़ेगा। इन्होंने जो कोशिश की थी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की, तो उससे कार्यकर्ता का मनोबल बिल्कुल टूटा नहीं है। लोकदल का जो कार्यकर्ता है, ये संघर्षशील है, ये हमेशा से लड़ता चला आया है, सत्ता में हो या ना हो, ये हमेशा से लड़ता चला आया है, ज़मीनी स्तर पर लड़ता है। हम लोग ये कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने हमारा मनोबल गिराने की कोशिश की, सिंबल अगर हमें नहीं भी मिलता तो भी हम जोरदारी से लड़ते। एक कागज़ के टुकड़े पे अगर हस्ताक्षर नहीं होते तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाता? तारा पाकिस्तान जरूर जाएगा। लोकदल चुनाव जरूर लड़ेगा, जोरदारी से लड़ेगा। विपक्ष का कहना है कि आरएलडी कहीं मैदान में अब दिखी नहीं है, मैदान में है ही नहीं, एक तरफा यहाँ पर जो है चुनाव होने जा रहा है और पार्टी सभी सीटों पर अच्छी खासी जीत हासिल करेगी। देखिए, बिल्कुल सक्रिय हैं हम लोग। हमारे यहाँ समिति भी बनी है, 11 लोगों की समिति है। हर व्यक्ति को, अशोक अग्रवाल जी हमारे यहाँ के इसके पर्यवेक्षक हैं और जिलाध्यक्ष भी सक्रिय रोल निभा रहे हैं इसमें। पूरी समिति के पास बायोडाटा आए हैं, उनकी छटनी होकर के दिल्ली जा रही है। ये बात ज़रूर है कि हमारा पिछला जो इतिहास रहा है नगर निगम के चुनाव में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। ऐसा तो बीजेपी का भी अब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 3 सीट से और कहाँ पर 300 पे पहुंच गई। किसी ज़माने में इनकी 2 लोकसभा सीट थी, आज पूरे देश पे ये राज कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं है। हमारी ये कार्यकर्ता संघर्षशील है, मेहनती है, मेहनत करेगा, ईमानदार है। ये हमारे आला कमान का फैसला है, किसी भी भ्रष्ट आदमी को, किसी भी गलत आदमी को टिकट नहीं दी जाएगी, नए युवाओं को मौका दिया जाएगा। अगर आप बात करें यहाँ के निवर्तमान मेयर की, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थे। 5 साल में उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया। अधिकारियों के सामने भी वो कोई अपनी बात नहीं रख पाते थे। हम ये चाहेंगे कि कोई नया चेहरा आए, युवा आए, पढ़ा लिखा आए, लोगों से रूबरू हो, अपनी बात अधिकारियों के सामने रखे, जनता के सामने रखे, नए विचारधारा के साथ, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ एक नया मेयर इस शहर को मिले जो विकास कर सके। बात करूं अगर मैं निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनावों में जो प्रभावी मुद्दे होते हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। किन क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आरएलडी लड़ने जा रही है गठबंधन के साथ? देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है जाम। शहर का हर व्यक्ति इस जाम से परेशान है।
कोरोना के बाद लोगों की श्रद्धा जो है कृष्ण के प्रति बढ़ी है। यहाँ बाहर से जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, वो दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और उसको लेकर शासन, प्रशासन और सत्ता जाम को निजात दिलाने के लिए कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ वीआईपी हर तीसरे दिन आते हैं और वीआईपी को भी जाम का सामना करना पड़ता है और वीआईपी के लिए जो रूट डाइवर्ट करने की योजना ये बनाते हैं उससे आम आदमी को तकलीफ़ होती है, उसको जाम का सामना करना पड़ता है। तो जाम मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है जाम। दूसरा मुद्दा है जल भराव का। जल भराव में आपने देखा होगा, अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरा मथुरा वृंदावन लबालब भर जाता है। गाड़ियों को और मोटरसाइकिल को बहते हुए का वीडियो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। यहाँ पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल बहने लग जाती हैं। जल भराव की समस्या से आज तक इन्होंने जल भराव की समस्या के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। तीसरा मुद्दा बहुत बड़ा है बंदरों का। बंदर इतने खूंखार और इतने ख़तरनाक हैं, कई मौतें भी हो चुकी हैं। किसी का चश्मा ले जाते हैं, किसी की टोपी ले जाते हैं, किसी को खा जाते हैं। आपको याद होगा शायद डीएम साहब का चश्मा उतार के ले गए थे पूरी शासन प्रशासन की फोर्स के सामने। तो ये उधम जो बंदर करते हैं, इनसे निजात दिलाने के लिए आज तक यहाँ के मेयर ने कुछ नहीं किया है। मुद्दे बहुत सारे हैं यहाँ पे। देखिए, अब एक बात और आपको ताज़ा उदाहरण दूँ। देश और प्रदेश बेरोजगारी से गुजर रहा है। हमारे भूतेश्वर से जो ई रिक्शा वाले आते थे, जो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करते, जाम नहीं लगाते, जो अपनी लाइन में चलते हैं, उनको भूतेश्वर से जन्मभूमि पर जाने के लिए जो रास्ता था वो बंद कर दिया। गाड़ियाँ अलाउड है, प्राइवेट गाड़ियाँ जा रही हैं, टैक्सियाँ जा रही हैं, पर उन गरीबों को जाने से रोका गया है। वो गरीब अब वहाँ नहीं जा सकते। उनकी रिक्शाओं को जाम सीज़ कर दिया गया है और गरीब जनता बहुत ज़्यादा इस बात से लेकर दुखी है। रिक्शा में बैठ के जाने वाला भी दुखी है और जिसका रिक्शा सीज़ हो गया वो भी दुखी है। आप बात करें अगर बंदरों की, तो बंदरों का मुद्दा संसद में भी उठा। मंकी सवारी जैसी योजनाएं बनाई गई, धरातल पर वो देखने को क्यों नहीं मिलता है? देखिए, सरकार को ये दूसरा सत्र चल रहा है। दूसरा 5 साल पहले राज किया और दूसरा ये चल रहा है। कागज़ों पे इनकी योजनाएं बनती हैं और कागज़ों पे ही बिगड़ जाती हैं। धरातल पे कोई काम देखने को आपको नहीं मिला। बंदर सफारी के नाम की कोई इन्होंने शायद, मुझे लगता है अभी तक कोई जगह भी नियुक्त नहीं की होगी। आपको ताज़ा उदाहरण एक बताता हूँ। अभी इन्होंने एक जगह सिलेक्ट की है, उसमें मथुरा में जाम से बचने के लिए एक बस स्टैंड बनाया है और उस बस स्टैंड पे आज तक भी न कोई बस आती है न जाती है, कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है, कोई रूट नहीं बनाया है। और वो बस स्टैंड एक सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा हुआ है और बसों का इंतज़ार कर रहा है। वो बस का आना जाना नहीं है, पूरा पैसा इन्होंने व्यर्थ कर दिया। लेकिन अब उधर जो है कुछ बसों का रूट तय कर दिया गया है, अस्थायी रूप से उस बस स्टैंड को शुरू कर दिया गया है। तो आपको लगता है थोड़ी बहुत जाम से मुक्ति मिल पाएगी इस प्रयास? अस्थायी रूप से चालू किया गया है और वहाँ फिर भी बसें बहुत कम मात्रा में आ रही हैं, जा रही हैं। लेकिन अगर इन्होंने जो उस जगह को चुना है और पूर्ण रूप से वहाँ चालू कर दिया तो जाम 4 गुना हो जाएगा। ये जगह इनको चुननी ही नहीं चाहिए थी। करोड़ों रुपए लगाने से पहले इनको ये सोचना चाहिए था कि ये बस स्टैंड हम गलत जगह पे बनाने जा रहे हैं। बनने के बाद इनको याद आया कि अगर हमने इसे चालू कर दिया तो जाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए ये वहाँ पे अस्थायी रूप से उसे चला रहे हैं, स्थायी रूप से उसको चलाने को तैयार नहीं है। बात करें अगर बीजेपी सरकार की, तो इस समय कॉरिडोर बनाने की योजना जो है वो जल्द ही लाने जाने वाली है, उस पर बात चल रही है हर बार। तो आपको लगता है कॉरिडोर की योजना जब आएगी तब वृंदावन को जाम से मुक्ति मिल पाएगी? देखिए, कॉरिडोर बनने से श्रद्धालुओं को वहाँ पहुँचने के बाद हो सकता है राहत मिले, लेकिन जाम से राहत मथुरा और वृंदावन के लोगों को और श्रद्धालुओं को कॉरिडोर बनने से जाम की राहत नहीं मिलेगी। जो वहाँ जगह की रिक्वायरमेंट थी उससे राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन कॉरिडोर के लोगों को भी, जिन लोगों को वहाँ उन्होंने कॉरिडोर बनाने की जो जगह है वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे वो बड़े दुखी हैं। उनको रहने के लिए कोई स्थायी इंतजाम या स्थायी व्यवस्था उन्होंने नहीं की है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के शहर के लिए। बात मैं करूँ, अगर आप सत्ता में आते हैं मान लीजिए, तो आपकी सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या रहेंगी मथुरा को लेकर? देखिए, अगर हम यहाँ हमारा मेयर जीतता है तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए होगा जाम से निजात दिलाना आम जनता को और श्रद्धालुओं को, दोनों काम ये हम करेंगे। दूसरा मुद्दा मैंने जैसे कि बताया कि जो ड्रेनेज सिस्टम हमारा है मथुरा शहर का वो बहुत ही बकवास है। जल भराव की समस्या से आज भी मथुरा ज़िला जूझ रहा है बहुत लंबे समय से, उससे निजात दिलाने की कोशिश करी जाएगी। तीसरा मुद्दा बहुत बड़ा बंदरों का है। बंदरों से निजात दिलाना
बहुत ही ज़रूरी है। जल की समस्या मथुरा में बहुत ज़्यादा है, खारा पानी है, मीठे पानी इनको प्रोवाइड कराना ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और जिस तरीके से जाम से निजात दिलाने के लिए इन्होंने ई रिक्शा बंद किए हैं, बेरोज़गारी और बढ़ाने का काम किया है, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। और जो भी व्यक्ति होगा वो ऊर्जावान होगा, पढ़ा लिखा होगा, नई योजनाओं के साथ, नई ऊर्जा के साथ यहाँ मेयर बनेगा और मथुरा का विकास करने का काम करेगा। आज मैं बात कर लेता हूं बंदरों को लेकर। मान लीजिए आपकी सत्ता आ जाती है तो सत्ता के कितनों दिनों बाद आप जनता को भरोसा दिलाना चाहेंगे कि इतने दिनों बाद आपको बिल्कुल बंदरों से मुक्ति मिल जाएगी? क्योंकि हर पार्टी वादा तो करती है, लेकिन जब बंदरों की बात आती है तो केवल वो धरातल पर ही योजना नहीं दिखाई देती हैं, कागजों पर ही रह जाती हैं। देखिए, हम चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के आदमी हैं। हमारे नेता ने, हमने कभी जनता से कोई वादा किया तो उसे पूरा करने का काम किया है। हम अगर इसमें सत्ता में आएंगे तो बंदरों से निजात दिलाने के लिए बंदर सफारी बनाने की जो योजना है, बंदर से देखो मथुरा की जनता को बड़ा प्रेम है, हनुमान जी के प्रतीक हैं। बंदर सफारी बनाई जाएगी और 6 महीने के अंदर बंदर से निजात दिलाने की कोशिश हम करेंगे। गठबंधन की बात कर लेते हैं तो देखें, विधानसभा में जो गठबंधन हुआ था आपका और सपा का, वो तो आपको सत्ता में नहीं ला पाया, लेकिन निकाय चुनाव में आप एक बार फिर से गठबंधन करने जा रहे हैं। कितनी उम्मीद लेके जा रहे हैं? क्या इस बार सत्ता में आ पाएंगे आप? देखिए, जनता आज की तारीख में, आम जनता बीजेपी के कार्यकलापों से, इनकी कार्यशैली से परेशान है और जनता धीरे धीरे इनके से विमुख होती जा रही है। और गठबंधन हमारा दिन पे दिन मजबूत होता जा रहा है और यही गठबंधन यहाँ पर रहेगा, निकाय चुनाव में रहेगा, यही गठबंधन लोकसभा चुनाव में रहेगा और ये मिल कर के ही लड़ेंगे। कितने उम्मीदवारों के नाम अब तक आप पर आ चुके हैं आपकी पार्टी? हमारे पास 5-6 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें से 3 उम्मीदवारों को हम यहाँ से भेजेंगे और पैनल जाएगा, उसमें आला कमान हमारे निश्चित करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा। कब तक फाइनल जो है वो नाम हो सकता है? ये जल्दी, ये 2-3 दिनों में ही कर देंगे सब चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद अकबा। ये थे हमारे साथ आरएलडी नेता योगेश नौवार, जिन्होंने तमाम क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की और कहा कि एक बार फिर से हम गठबंधन के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी गठबंधन पर उतनी मजबूती से लड़ा जाएगा जितनी मजबूती से हम चुनाव जीत सकें। हालांकि पिछली बार सफलता नहीं मिल पाई, सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन अब देखने वाली बात है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर अब मैदान में आरएलडी अपने सहयोगी सपा के साथ और प्रसपा के साथ मैदान में उतरने जा रही है। तो कितनी सफलता निकाय चुनाव में मिलती है? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ अनुज शर्मा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।